गुड मॉर्निंग बच्चों। इस अध्याय में हम लोगों ने अध्ययन किया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के समीकरणों के बारे में, उनको कैसे हल किया जाता है, उनकी विधियों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इसका एक संक्षिप्त एक सारांश के रूप में अध्ययन करने जा रहे हैं। आप लोग इस अध्याय का सारांश देखिए, क्या क्या हम लोगों ने इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ा है। जैसा कि दिख रहा है, हमारा अध्याय है दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण। इसमें हमने जाना है कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के मानक समीकरण यदि इस प्रकार हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यह दो समीकरण हैं, तो इन समीकरणों से निर्मित जो रेखाएं हैं वह किस प्रकार की होंगी, इनके गुणांकों की तुलना करके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यदि इनके अनुपात बराबर न हो तो ऐसी परिस्थिति में इन समीकरणों को यदि हल हम करते हैं तो हमें एक यूनिक हल प्राप्त होगा, एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा और रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, निश्चित रूप से एक दूसरे को काटेंगी। यदि एक रेखा ऐसे जा रही है तो एक रेखा ऐसे जा सकती है, ऐसे है तो ऐसे, कहीं न कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे यदि इनके गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है उस परिस्थिति में। दूसरी चीज है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 मिल जाए, निश्चित रूप से यदि हम देखते हैं कि इनके गुणांकों का अनुपात यदि बराबर हो जाता है तो उस परिस्थिति में यह दोनों एक ही रेखा के समीकरण को निरूपित करेंगे। तो उस स्थिति में रेखाएं समपाती होंगी, अर्थात एक रेखा ऐसे है और इसी के ऊपर दूसरी रेखा आ जाए तो इसे हम समपाती रेखाएं कहते हैं। और वह समपाती रेखाएं तब प्राप्त होती हैं जब इनके सभी गुणांकों का अनुपात बराबर प्राप्त होता है, और इस प्रकार इसके अपरिमित रूप से अनंत हल प्राप्त होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आइए देखते हैं कि जब कोई हल नहीं होगा तो उसके लिए कंडीशंस क्या है। जब इनके गुणांकों का अनुपात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 मिल जाए, लेकिन c1 बटा c2 यदि न प्राप्त हो तो इस प्रकार की रेखाएं समानांतर होती हैं और ऐसी स्थिति में कोई हल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि रेल की पटरी सीधी होती है, अगर एक ऐसे जा रही है, इसके बगल में है, एक दूसरे के समानांतर है, लेकिन ये दोनों को एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं, तो x और y का कोई ऐसा मान हमें प्राप्त नहीं होगा जो कि इन दोनों रेखाओं के समीकरणों को संतुष्ट करे। इसलिए इस प्रकार समांतर रेखाओं का कोई हल प्राप्त नहीं होता है। अब इन रैखिक युग्म के समीकरणों को हल करने के लिए विधियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। पहली विधि हमने देखा था कि ग्राफ विधि। इन रेखाओं के समीकरणों के माध्यम से हम लोगों ने इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करने की कोशिश की और हमने देखा कि यदि रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो उनके हल हमें प्राप्त हो रहे हैं। अगर रेखाएं समानांतर मिल रही हैं तो उनके कोई हल प्राप्त नहीं हो रहे हैं, और यदि रेखाएं समाप्ति हो रही हैं तो उसी के ऊपर दूसरी रेखा हमारी बन जा रही है। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने जानकारी ली है। जब ग्राफ विधि से हल कर लिया हम लोगों ने, तो दूसरी विधि हम लोगों ने अपनाई, बीजगणितीय विधियाँ। बीजगणित रैखिक समीकरणों को हल करके, गणितीय रूप में हल करके हम लोगों ने इसके मानों को ज्ञात करने का प्रयास किया है, जिसमें से पहली विधि हम लोगों ने अपनाई प्रतिस्थापन विधि। दो समीकरण हैं, इनमें से किसी भी एक समीकरण से x अथवा y का मान निकाल करके x के रूप में, यदि x का मान यहाँ से निकालते हैं तो y के रूप में प्राप्त होगा, y का मान निकालते हैं तो x के रूप में प्राप्त होगा, और वह मान समीकरण नंबर 2 में अगर 1 से निकालते हैं तो 2 में रखेंगे, 2 से निकालते हैं तो 1 में रख करके हल करेंगे, और जिस एक चर राशि में वह समीकरण बनेगा
वह मान प्राप्त होगा और वहाँ से मान निकाल करके पुनः समीकरण नंबर 1 अथवा समीकरण नंबर 2 में रख करके दूसरे अचर पद का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से भी जहाँ पर गुणांक बहुत अधिक मात्रा में न हो, जैसे कि यहाँ पे अगर सिर्फ x प्लस 2y हो तो यहाँ पर x का गुणांक 1 होता है, ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन करना आसान होता है। जब दोनों चर राशियों के साथ जब गुणांक लगे होते हैं तो उस स्थिति में थोड़ी सी कठिनाई होती है। आइए विलोपन विधि क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली है। चूंकि दो चर राशियां हैं, हम यह कोशिश करते हैं कि किसी अचर पद का मान गुणा करके दोनों चर राशियों में से किसी एक चर राशि को बराबर कर। समीकरण नंबर 1 में यदि x का गुणांक 2 है और समीकरण नंबर 2 में भी x का गुणांक यदि 3 है तो इसमें 3 का इसमें 2 का गुणा करके x के गुणांकों को बराबर करके फिर घटा देने अथवा जोड़ देने पर दूसरे अचर पद का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने किसी न किसी एक चर राशि को विलोपित करके दूसरे चर राशि का मान ज्ञात करने की विधि को हम लोगों ने जाना है। आइए वज्रगुणन विधि क्या होती है उसके बारे में। यदि यह समीकरण दिया गया है तो वज्रगुणन विधि में हम लोगों ने मान निकालते थे कि x बटा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 माइनस b1 a2 के माध्यम से हम x y के मान ज्ञात करने का प्रयास किया है। हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की है कि किस तरीके से ज्ञात करते हैं। इन तीनों विधियों को जानकारी कर लेने के बाद एक चौथी विधि हम लोगों ने अपनाया। उसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे समीकरण में प्राप्त होते हैं जो कि रैखिक समीकरण नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ मान को किसी अन्य राशि में परिवर्तित करके प्रतिस्थापित करके उस समीकरण को इस रैखिक समीकरण बदलने के बाद उनका हल करने की विधि हम लोगों ने जानकारी ली है। ये सारी विधियां हमारी पिछली वीडियो में मौजूद हैं। आप उन्हें वहां जा करके उनको फिर से देख करके इन विधियों को अच्छी तरह से समझ करके फिर आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आज इस अध्याय का समापन हो रहा है। इस समापन के अवसर पर एक असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है। उस पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उसको हल करके हमारे यहाँ भेजिए ताकि उसका मूल्यांकन किया जा सके। धन्यवाद।